के प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्लेषण करेंगे। असल में इस पूरे प्रोजेक्ट के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो बड़े-बड़े जहाज़ों का एक विशाल हब होगा। दूसरा, एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट, जिसे मिलिट्री और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा, 450 MVA की कैपेसिटी वाला एक पावर प्लांट। और चौथा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, एक पूरी की पूरी कमर्शियल टाउनशिप, जहां 3.5 लाख से 6.5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। सोर्स बताता है कि इस प्रोजेक्ट का पहला फेज साल 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, सेक्शन 2, भारी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत। यहाँ हम पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर जो आलोचनाएं हो रही हैं, उन्हें समझेंगे। अब यहाँ पर जो डेटा का अंतर है ना, वो आपको सच में हैरान कर देगा। इस मुद्दे का ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे अंडमान निकोबार के सिर्फ 1.82% जंगल कटेंगे, यानी करीब 7 लाख पेड़। सुनने में ये भी बहुत लगता है, राइट? लेकिन रुकिए, सोर्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का दावा इससे एकदम अलग है। उनका कहना है कि अगर हम सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड को देखें तो उसका 15% जंगल साफ हो जाएगा। और पेड़ों की संख्या, वो कहते हैं ये आंकड़ा 1 करोड़ पेड़ों तक जा सकता है। दोनों दावों में जमीन आसमान का फर्क है। और बात सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। सोर्स बताता है कि इस आइलैंड का जो बेहद अनोखा इकोसिस्टम है, वो बहुत बड़े खतरे में है। हम बात कर रहे हैं 16,150 कोरल कॉलोनीज के, निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक, निकोबार मेगापॉड और निकोबार ट्री श्रू जैसे जानवरों की। ये ऐसे जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। अब सरकार का कहना है कि वे कोरल्स को दूसरी जगह सुरक्षित शिफ्ट कर देंगे, लेकिन सोर्स में वैज्ञानिकों के हवाले से इस बात पर भारी संदेह जताया गया है, क्योंकि सच तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर कोरल्स को सफलतापूर्वक रीलोकेट करना अभी तक विज्ञान में पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। इकोसिस्टम से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इंसानी खतरे की, और ये पॉइंट बहुत ही संवेदनशील है। 2011 के सेंसस के अनुसार बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए शोम्पेन आदिवासियों की संख्या सिर्फ 29 थी। सोर्स बहुत ही गंभीर स्वर में ये समझाता है कि इन लोगों के शरीर में बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने के लिए कोई इम्यून सिस्टम ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर बाहर से लाखों लोग वहां पहुंचते हैं तो अपने साथ कई अनजान बीमारियां भी लाएंगे। इन बीमारियों को ये ट्राइब झेल ही नहीं पाएगी। और ठीक इसी खतरे को देखते हुए एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी सामने आई है। कहा गया है, ये प्रोजेक्ट जेनोसाइड के समान है, शोम्पेन के लिए एक डेथ सेंटेंस। ये कोई हवाई बात नहीं है। सोर्स के अनुसार सर्वाइवल इंटरनेशनल और 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने यूनाइटेड नेशंस को ये चेतावनी दी है। ये बात खुद बयां करती है कि मानवीय परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। यहाँ से बात बढ़ती है सेक्शन 3 की तरफ, प्रक्रियात्मक और कानूनी सवाल। क्या सच में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की गई है? देखिए, भारत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जंगल की जमीन को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने से पहले कुछ कड़े कानूनी कदम उठाने होते हैं। पहला होता है एक सब डिविजनल कमेटी का वेरिफिकेशन। दूसरा, वहां की ग्राम सभा की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और तीसरा, एक बहुत ही डिटेल में होने वाला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA। ये वो बेसिक नियम है जो तय करते हैं कि विकास के नाम पर कानून न टूटे। लेकिन सोर्स का जो दावा है वो इन नियमों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कानून कहता है कि कमेटी में कम से कम 2 आदिवासी सदस्य होने चाहिए, लेकिन आरोप है कि इसमें सिर्फ एक ही सदस्य को रखा गया। नियम के मुताबिक ग्राम सभा से मंजूरी चाहिए, पर आरोप यह है कि जिस पंचायत ने मंजूरी दी उसमें एक भी आदिवासी नहीं था, मतलब सभा ही फर्जी थी। और सबसे हैरान करने वाला दावा तो EIA के बारे में है, जो स्टडी आमतौर पर महीनों या सालों तक चलती है। सोर्स के मुताबिक वो महज 6 से 7 दिनों में पूरी कर ली गई। और तो और आरोप है कि इसमें से उस डेटा को ही हटा दिया गया जो प्रोजेक्ट के खिलाफ जा सकता था। प्रशासनिक गड़बड़ियों का एक और बड़ा आरोप आधिकारिक रिकॉर्ड्स को लेकर है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 1997 में गैलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया गया था। साल 2020 तक भी सरकार के जो नक्शे थे वो वहां तटीय कोरल रीफ्स दिखाते हैं। फिर आता है जनवरी 2021 और अचानक से इस जगह से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का टैग हटा लिया जाता है। फिर 2021 के आखिर तक एक नया नक्शा आता है जिसमें से सोर्स के मुताबिक कोरल रीफ्स को ही गायब कर दिया जाता है। सोर्स का सीधा तर्क ये है कि प्रोजेक्ट को आसानी से पास कराने के लिए आधिकारिक नक्शों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई।
अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी डिबेट। यहाँ हम मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट थ्योरी का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। इस डिबेट को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा भूगोल समझना जरूरी है। स्ट्रेट यानी जलडमरूमत पानी का एक संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े पानी के हिस्सों को जोड़ता है, और क्योंकि ये संकरा होता है इसलिए इसे सैद्धांतिक रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि ग्रेट निकोबार असल में मलक्का स्ट्रेट का हिस्सा है ही नहीं, ये तो खुले अंडमान सी में मौजूद है। मतलब ये कोई ऐसा संकरा रास्ता नहीं है जिसे आसानी से चोक या ब्लॉक कर दिया जाए। भौगोलिक दूरी भी इस नेशनल सिक्योरिटी वाले दावे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। फैक्ट ये है कि ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के एंट्री से ही करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। तो फिर स्ट्रेट का असली चोक पॉइंट कहाँ है, जहां से जहाजों को सच में ब्लॉक किया जा सकता है? वो जगह सिंगापुर और मलेशिया के पास है, और वो सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ी है। इसीलिए सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि ग्रेट निकोबार पर एक पोर्ट बनाकर चीन के जहाजों को चोक करने का दावा जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल नहीं लगता। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी तरह से मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर भी दिया जाए, तो क्या चीन का व्यापार रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। सोर्स साफ करता है कि चीन ने दशकों पहले ही अपनी इस कमजोरी को भांप लिया था और बैकअप्स की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। म्यांमार की ऑयल पाइपलाइंस, सीपैक, सेंट्रल एशिया की सप्लाई लाइंस, यूरोप तक ट्रेन, आर्कटिक पोलर रूट और सुन्ना और लोम्बोक स्ट्रेट्स। चीन की इकोनॉमी को महज इस एक पॉइंट से ठप करने का तर्क इन सारे विकल्पों को देखते हुए बहुत कमजोर नजर आता है। तो फिर सवाल उठता है कि असली मकसद क्या है? चलिए आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं, कमर्शियल और कॉरपोरेट मकसद, जहां हम जानेंगे कि सोर्स इस प्रोजेक्ट के असली इरादे के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता है। प्रोजेक्ट के आधिकारिक प्लान के हिस्से में क्या क्या शामिल है, जरा उसे सुनिए। कसिनो, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स। सोर्स इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि एक नेचर रिजर्व के अंदर कसिनो और रिजॉर्ट्स बनाने का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना हो सकता है। उनका तर्क है कि सिक्योरिटी तो महज एक फ्रंट है, एक बहाना है। असली मंशा तो वहां एक विशाल कमर्शियल टाउनशिप खड़ी करना है। और इसी आधार पर सोर्स अपना फाइनल निष्कर्ष निकालता है। सोर्स का सीधा सीधा आरोप है कि ये पूरे टाउनशिप मुख्य रूप से कमर्शियल और प्राइवेट कॉरपोरेशंस के हितों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों में कुछ बहुत बड़े कॉरपोरेट नाम भी शामिल हैं। ये चीज इस दावे को और मजबूत करती है कि ये प्रोजेक्ट शायद पर्यावरण या सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कमर्शियल फायदे के लिए ज्यादा है। तो आखिरकार इस पूरे एनालिसिस और सोर्स के इतने सारे दावों को देखने के बाद ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या एक ऐसी जियोपॉलिटिकल रणनीति जिस पर खुद इतने सारे भौगोलिक सवालिया निशान हैं, उसकी खातिर इतनी भारी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत चुकाना सही है? क्या लाखों पेड़ों, प्राचीन कछुओं, अनोखे कोरल रीफ्स और सबसे बढ़कर शोम्पेन ट्राइब के पूरे अस्तित्व को दांव पर लगाना जायज है? इस सवाल का जवाब शायद आसान ना हो, लेकिन इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।